नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा गांधी आपका ओवरव्यू स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर विथ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ये सेकेंड वीक अक्टूबर 2024 का है। इसमें हम वीकली चलेंगे। जैसे अब सेकेंड वीक चल रहा है हम लोग का, अक्टूबर का सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में हर सब्जेक्ट का आएगा। ठीक, अभी इसे पूरा हम नहीं कवर करेंगे, हिस्ट्री पॉलिटिक्स इकोनॉमी सब एक ही दिन में। हम उसको एक एक करके हर सब्जेक्ट वाइज करेंगे और ये मंडे टू फ्राइडे तक चलेगा। कल हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री पर, फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, फिर उसके बाद इकोनॉमी पर, फिर इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी, साइंस टेक्नोलॉजी। इसी तरह से हर सब्जेक्ट का पर डे आएगा, सब्जेक्ट वाइज आएगा, लेकिन ये डेली रहेगा। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। और इसमें हम 5 क्वालिटी क्वेश्चन रहेंगे जो पूरा करंट अफेयर को कवर करेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस भी किया जाएगा। और ये पूरा यूपीएससी, पीसीएस या आरओ सभी वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप प्री दे रहे हो उसके लिए बहुत ही सफिशियंट है। और इससे बाहर 100% करें, इससे बाहर आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो हम लास्ट के वीक में संडे के दिन हम पूरा वीकली करंट अफेयर एमसीक्यू लेके आएंगे, तो उसमें भी कवर हो जाएगा। तो डेली करंट अफेयर आएंगे और उसमें भी आपका वीकली करंट अफेयर एमसीक्यू और वीकली करंट अफेयर, तो तीनों अगर हम लेके चलते हैं तो इससे बाहर हमारा करंट अफेयर नहीं आएगा, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम ये भी कहेंगे कि आप मैगजीन पढ़ने से, मैगजीन तो लास्ट टाइम में बूस्टर का काम करता है, लेकिन अगर डेली आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो या एमसीक्यू कर रहे हैं तो उससे ये लाभ होता है कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह काम करता है। धीरे धीरे आपका करंट अफेयर पर कमांड बढ़ाता जाएगा और आने वाले समय में जब एग्जाम का टाइम होगा तो आपको बहुत सारे करंट अफेयर याद रहेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपको मैगजीन पढ़ने में बहुत आसानी होगी और जो 200 या 250 पेज की मैगजीन होगी वो बहुत जल्दी से कवर कर जाएंगे, क्योंकि आप उस पर सब टॉपिक का मेन जानते ही रहेंगे। कुछ पॉइंट छोटा रहेगा जो नया रहेगा तो उसको आप कवर कर लेंगे मैगजीन से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर विथ एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सब प्राइम मिनिस्टर के नाम पर लिया जाता है। नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर के नाम पर नहीं लिया जाता है। किसके नाम पर? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर जाता है। कौन सा आर्टिकल बोलता है? 77 आर्टिकल बोलता है। आर्टिकल 77 आप देखेंगे तो उसमें बोला गया है कि जितने भी निर्णय होंगे सब एग्जीक्यूटिव किसके नाम पर लिए जाएंगे? तो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाएंगे। ठीक है। सेकेंड बोलता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल मेक रूल फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जितने भी बिजनेस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रांजेक्शन, जितने भी बिजनेस होते हैं सबका रूल कौन बनाता है? तो स्पीकर बनाता है। स्पीकर कौन, कहाँ का? तो लोकसभा का स्पीकर है। स्पीकर लोकसभा का हेड होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बताना है कौन, ये स्पीकर नहीं, कौन बनाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सभी ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस सब गवर्नमेंट का सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूल वही डिसाइड करता है क्या रूल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। तो इसमें ओनली वन सही तो ओनली टू सही, बोथ सही नहीं, डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, डी इज करेक्ट ऑप्शन है। तो नाइदर वन नाइदर सेकेंड, तो वन और सेकेंड में से दोनों में से कोई सही नहीं है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल 77 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 77 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बताता है कि कैसे बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट का इंडिया का होगा। तो ऑल एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टेकन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ऑर्डर ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिक। प्रेसिडेंट के नाम पर ऑथेंटिकेट किया जाएगा इन द मैनर ऑफ स्पेसिफाइक रूल टू द इशू बाय द प्रेसिडेंट एंड वैलिड ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट सो ऑथेंटिकेट शैल नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बिकॉज इट इज नॉट ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेड बाय एग्जीक्यूटिव बाय प्रेसिडेंट। ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव के जो प्रेसिडेंट होता है, देखिए एग्जीक्यूटिव क्या है तब यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए। अगर स्टैटिक, देखिए स्टैटिक के पीछे पढ़ेंगे तो इसका टाइम बढ़ जाएगा, इसलिए हमने चाहते हैं कि टाइम बढ़े, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए जो एग्जीक्यूटिव होता है ये कौन से पार्ट में है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आते हैं। ठीक, और कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? तो 52 से लेके 78 तक का एग्जीक्यूटिव है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर, और प्रेसिडेंट शैल सेट द रूल मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस एज वेल लोकेट द सच वर्क अमंग मिनिस्टर। ठीक, तो सेकेंड इज आल्सो इज नॉट करेक्ट, डी इज, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं।
रेजोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर या ड्यूटी स्पीकर। तो यहाँ रेजोल्यूशन जो हो रहा है रिमूव किसका किया था, तो स्पीकर और ड्यूटी स्पीकर फ्रॉम द ऑफिस इज कंसिडर्ड देन सी और ही। तो स्पीकर देखिए लोकसभा का ही बात हो रहा है, दोनों ही लोकसभा में ही बैठते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये पूछ कह रहा है कि स्पीकर और ड्यूटी स्पीकर को अगर रेजोल्यूशन लाना है रिमूव करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा। तो वहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, कैन बी प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। रिमूवल अगर आ गया है तो क्या वो प्रिसाइड करेगा ओवर द मीटिंग। कैन वोट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस। कैन स्पीक ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, क्या वो इस प्रोसीडिंग के टाइम बात करेगा, यानी प्रोसीडिंग के टाइम जो भी होगा बोल सकता है। इसमें से कौन सा चाहिए, ओनली फर्स्ट ऑप्शन ओनली वन एंड टू, सेकेंड ऑफ बी जो है वन एंड ओनली टू, सी इज 3, डी इज 2 एंड 3। तो यहाँ पर कौन सा सही है ये बताना है। ठीक, तो यहाँ पर स्पीकर प्रिसाइडिंग ओवर द, जब स्पीकर को हटाया जाए तो मीटिंग का कभी भी प्रिसाइडिंग ओवर नहीं करेगा। ठीक, वोट करेगा, वो स्पीक भी करेगा, प्रोसीडिंग चलेगा। तो उससे आप खुद सोचिए कि आपके ऊपर कोई जुर्माना लगाया, कोई आपको चार्ज लगाया, तो आप तो बात करना पड़ेगा ना, बात करेंगे, अपना पक्ष तो रखेंगे ना। तो आपको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलता है। ठीक, तो दोनों सही है। तो थर्ड इज यानी डी ऑप्शन सही है, 2 एंड 3। तो थोड़ी इसका एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। ठीक, ये आर्टिकल नोट कर लीजिए। देखिए मैं जब भी बोलता हूँ कि जब भी आप पढ़िए तो क्वेश्चन पेन और पेपर लेके बैठिए और आर्टिकल को नोट कर लीजिए, और ये आर्टिकल ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, आर्टिकल 96, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड स्पीकर एंड ड्यूटी स्पीकर शैल नॉट बी प्रिसाइड ओवर द रेजोल्यूशन रिमूव फ्रॉम द ईच ऑफिस। अब खुद सोचिए कि जब आपको यहाँ पर जो कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड यानी अपना खुद अपराधी खुद अपना जज नहीं बन सकता है। कोई भी अपराधी अपना जज नहीं यानी अपने अपराध का अपना ही जजमेंट नहीं सुनाएगा, अपना ही निर्णय नहीं देगा। ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पर आप नॉर्मल एक कॉमन मैन की तरह भी सोचेंगे तो ये रूल ऑफ लॉ बोलता है। ठीक ना, आर्टिकल 20 भी वही बोलता है कि कोई भी कन्विक्टेड पर्सन है तो वो अपना गुनाह अपने नहीं कबूल कर सकता है, उसका मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आप कोई भी अपने जुल्म का, अपने दोष का अपना खुद जजमेंट नहीं दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये रूल है कि अब जब भी रिमूव किया जाएगा स्पीकर और प्रेसिडेंट स्पीकर को और ड्यूटी स्पीकर को, तो ये कभी भी उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होगा। ठीक, शैल नॉट लिखा है तो नेसेसरी शैल जब भी लगे रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये नियम है, जब भी कानून में शैल आ गया तो जानिए निश्चितता को बताता है। इसका निश्चित, ठीक, निश्चित ये होना ही चाहिए। ठीक ना, इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सेकेंड, एट एनी सीटिंग ऑफ हाउस ऑफ पीपल वाइल एनी रेजोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस बी कंसीडर द स्पीकर एंड ड्यूटी स्पीकर शैल नॉट प्रिसाइड इवन इफ ही इज प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट भी है तो नहीं होगा। ठीक, स्पीकर शैल नॉट हैव स्पीक, शैल हैव बोला गया, शैल हैव टू राइट टू स्पीक। जाहिर सी बात है, आपको गुनाह किए हो तो आपको बोलने का तो अधिकार मिलेगा ही नहीं। डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ बोलता है कि आपको भी पक्ष दिया जाएगा। ठीक है ना, अदरवाइज टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ ठीक द हाउस ऑफ पीपल वाइल एनी रेजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ही अंडर द कंसिडर्ड इन हाउस एंड शैल नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग आर्टिकल 100 याद कर लीजिए। टू बी इंटाइटल टू वोट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंट ऑन द सच रेजोल्यूशन अदर मैटर ड्यूरिंग द सच प्रोसीडिंग। यानी प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले इनको क्या आर्टिकल 100 बोलता है कि स्पीकर और ड्यूटी स्पीकर को पहले वोट देना ही है। ठीक, बट नॉट इन केस एन इक्वलिटी ऑफ वोट। तो ठीक, ये आपको फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन केवल सही है और बाकी सेकंड और थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है, बाकी फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। ठीक ना, तो आप यह 2 आर्टिकल यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, 69 आर्टिकल जिसमें स्पीकर को रिमूवल करने के लिए बारे में बात किया गया है। ठीक, और यहाँ पर आर्टिकल 100 में बोला गया है कि वोट के बारे में, स्पीकर अगर रिमूव हो रहा है तो वोट करेगा कि नहीं। ठीक, यहाँ पर आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग द केस, यहाँ केस दिया है, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, मिनरवा मिल केस। चूज द व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दिस केस अर्लियर टू लेटेस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन हुआ था उसके बारे में, उसके बाद कौन सा हुआ था वो ऑर्डर बताना है। ठीक, तो सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस हुआ था, कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। ठीक, उसके बाद आए थे गोलकनाथ। ये देखिए आर्टिकल 13 और 368 दोनों के झगड़ा का था।
ठीक है ना। तो झगड़ा में आगे एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन सीरीज में होगा, ठीक। केस 1 उसके बाद उसी गोलकनाथ केस में फिर आता है, गोलकनाथ केस आता है आपका 1967, ठीक। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस है 1973। फिर उसके बाद आता है मिनर्वा मिल 1980, ठीक, 81 है या 80 है, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा, अब ऑर्डर को बताइए, अब इसमें से ऑर्डर कौन सा सही है। देखा जाए तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। देखिए सब एक्सप्लेन दिया गया है, ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सप्लेन को ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो दोबारा अगर पूछा जाए तो। शंकरी प्रसाद केस है 1951 में आता है। ये कब आता है, तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट होता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में आता है, ठीक ना। शंकरी प्रसाद केस अपहेल्ड वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेकिंग इन रोड इन प्रॉपर्टी राइट, लेजिस्लेचर अनचेंजेबल। प्रॉपर्टी राइट उसमें क्या था कि वो आर्टिकल 19 के एफ में था, ठीक है ना, 1F, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करा था। और 31 में था, ठीक। तो यहाँ पर ये इसीलिए है कि भैया इसको अब क्या है, लेजिस्लेचर चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके पास पावर नहीं कि फंडामेंटल राइट को चेंज कर सके। मतलब कि आर्टिकल जो 13 है और आर्टिकल 368 है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया था है। इस देखिए सबसे सिंपल ये है कि शंकरी प्रसाद केस में ये बोला जा रहा था कि आर्टिकल 368 को आर्टिकल 3 कंट्रोल करेगा, क्या आर्टिकल 13 जो है यानी आर्टिकल 13 368 को कंट्रोल करेगा, ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, 13 को 368 कंट्रोल करेगा, ठीक ना। यहाँ कंट्रोल की बात थी, कौन बड़ा है कौन छोटा है इसकी बात थी। तो शंकरी प्रसाद बोलते हैं कि 13 बड़ा है, ठीक, 368 कम है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया कि नहीं 368 बड़ा है। अब वही कहानी गोलकनाथ में फिर आती है, ठीक। गोलकनाथ में यही आती है। तो 6 और 5 की मेजोरिटी से बोला जाता है कि इसमें 2 केस के बाद शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में दोनों का सेम स्टैंड होता है। अंत में बोल देते हैं कि 13 जो है 368 को कंट्रोल करें, मतलब कि 13 बड़ा है 368 छोटा है, ठीक। अब कहानी पूरी बदल जाती है। अब देखिए केशवानंद भारती भी आते हैं 25 अमेंडमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है ना। 25 अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो केरला गवर्नमेंट लैंड बिल से होता है, लैंड रीऑर्गेनाइजेशन से। तो उसमें केशवानंद भारती आते हैं, ठीक। और उसमें केशवानंद भारती तो केस हार जाते हैं, लेकिन उसमें कहानी एक बढ़ जाती है। क्या कहानी बढ़ जाती है कि यहाँ पर बोला जाता है कि यहीं से शुरुआत होती है बेसिक स्ट्रक्चर की। क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर की होती है। और यहाँ पर बोला गया, ठीक ना, ठीक। तो यहाँ पर आर्टिकल 13, 14, 19 और 31 की कहानी है, तीनों में वही कहानी चलती है, ठीक। अब मिनर्वा मिल में क्या होता है, मिनर्वा मिल में आप देखेंगे तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक्ट क्लास इंसर्ट आर्टिकल 368 में कुछ क्लास इंसर्ट करके तो उसको स्टक डाउन कर दिया, ठीक। which said there shall not be limitation the constitution power to parliament amend with addition alter वेरिएशन अपील द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर भी बेसिक स्ट्रक्चर की ही बात की गई, 1980 में आता है, याद कर लीजिएगा क्रम। तो इसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप जितना चाहे उतना बदलिए, सब कुछ कीजिए, उसमें चेंज कर दीजिए, जो एरर हो उसको सही करिए, लेकिन आप नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख सकते हैं। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को आपको ध्यान देना ही देना है, ठीक। तो ये आपको तीनों का क्रम याद होना चाहिए। 2 केस आपको आर्टिकल 13 और 368 की लड़ाई है, और ये तीनों कहानी वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर का नया कहानी आता है, ठीक। तो जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए। 4th क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टिपुलेट दैट कोर्ट आर नॉट अलाउड द इंक्वायरी इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा आर्टिकल है जब पार्लियामेंट प्रोसीडिंग चलेगी, पार्लियामेंट चल रहा होगा तो उस समय इंक्वायरी, उसमें जो भी होगा काम होगा, पार्लियामेंट के अंदर पिटाइयल कर लें, मरौवल कर लें, कुचौवल कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उस पर पार्लियामेंट, उस पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता है। तो कौन सा आर्टिकल है ये बताना है। आर्टिकल ए में बोला आर्टिकल 119, बी में बोला आर्टिकल 120, फिर सी में बोला आर्टिकल 122, फिर डी में बोला आर्टिकल 123। तो यहाँ पर आर्टिकल यानी सी इज करेक्ट आंसर। 122 जो है अपना पार्लियामेंट के लिए है और स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए 212 है, ठीक।
यानी कुल मिला के अगर जब प्रोसीडिंग की बात है, इंक्वायरी प्रोसीडिंग कोर्ट नहीं कर सकता है, तो आपको इसको याद कर लेना चाहिए। याद करने का ये ट्रिक है कि 122 लिख रहा है, अब एक स्टेट की बात आएगी तो इसके बीच में डाल दीजिए, तो 212 हो जाएगा। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन सी इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज़ बताया कि इंडिया गवर्नमेंट इज पार्लियामेंट सिमिलर टू ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम। तो ब्रिटिश सिस्टम हमको जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश सिस्टम से, लेकिन हम लोग क्या किए हैं कि जुडिशरी को जो लिए हैं वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के आधार पर स्टेबलाइज किया गया है। ठीक है ना, जुडिशरी को। ठीक, तो यहाँ पर जुडिशरी में एक प्रॉब्लम आती है कि रिव्यू सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, जे आर जो हम अमेरिका से लिए हैं, और वही जे आर का कहानी शुरुआत होती है। ठीक ना, तो जे आर कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि नहीं। ठीक, तो वही जुडिशियल रिव्यू जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों पर एक्शन करता है। ये सुप्रीम कोर्ट से अमेरिका से लिया गया है। फॉर इंस्टेंट आर्टिकल 351 ये बोलता है कि दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द शैल बी वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। तो 53 आर्टिकल आप याद कर लीजिएगा कि ये बोलता है कि जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके अंदर है, तो प्रेसिडेंट के अंदर है। ठीक, वाइल द आर्टिकल 154 आर्टिकल बोलता है कि जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट का वो किस में वेस्ट है, तो वो गवर्नर के पास है। ठीक, अब यहाँ पर इंक्वायरी के बाद आर्टिकल 122 और 212 दोनों है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि कोर्ट को कोई भी अलाउ नहीं करता है कि आपको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव की जो भी उसमें प्रोसीडिंग हो रही है उसमें आप उसका सुनवाई कर सकें या उसमें दखलंदाजी दे सकें। सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द ऑर्डिनेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ऑर्डिनेंस जो लेके आता है, कौन लेके आता है, प्रेसिडेंट लेके आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेके आता है। ठीक ना, तो आर्टिकल 1, 2, 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। रिसेस यहाँ पर ध्यान देना है, मतलब कि जब पार्लियामेंट अपने कार्य में न हो, यानी पार्लियामेंट की कार्रवाई न चल रही हो, पार्लियामेंट स्थगित हो। ठीक, ये बात सही है। इट हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेम हो, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 123 के तहत अगर कोई कानून लेके आ जाता है, ठीक ना, तो वो कानून उतना ही सिमिलर पावर रखेगा जितना कि पार्लियामेंट से पास होने के बाद रखता है। वंस ऑर्डिनेंस इज पास द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट डिसअप्रूव्ड। एक बार ऑर्डिनेंस पास हो गया प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो उसको पार्लियामेंट हाउस जो है उसको डिसअप्रूव नहीं कर सकती है, कर सकती है। रूल है कि 6 महीना के अंदर, 6 मंथ के अंदर क्या होना चाहिए, उसको पार्लियामेंट में लेके आना है। ठीक, 6 महीना के अंदर पार्लियामेंट में उसको लेके आना है। अब उस बिल को बिल के रूप में आएगा, और यहाँ तक कि पार्लियामेंट स्टार्ट हो गया तो 6 वीक के अंदर उसको पास करवाना है। अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप वो खत्म हो जाएगा, और पार्लियामेंट में जब सुनवाई होगी तो पार्लियामेंट उस बिल को रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 1 और 2 सही है, 3rd इज इनकरेक्ट। ठीक, तब यही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में वही सेम कहानी बताया, एक ही चीज़ को बार बार, ठीक ना, एक ही चीज़ को हम बार बार रिपीट करने से क्या होता है, लेंदी हो जाता है। तो आर्टिकल 123 पावर देता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस ला सकता है जब पार्लियामेंट अपने रनिंग में न हो, प्रोसीडिंग पार्लियामेंट नहीं चल रही हो। तो पार्लियामेंट कब चलती है, तो पार्लियामेंट का 3 ही सेशन चलता है। ठीक ना, एक बजट सेशन चलता है, एक मानसून सेशन चलता है, और एक विंटर सेशन चलता है। 3 सेशन चलते हैं। ठीक, और ये 3 सेशन जब नई सेशन में रहेगा तब ऑर्डिनेंस लाया जाता है। इस ऑर्डिनेंस का सबसे ज़्यादा यूज कब होता है, तो जब सरकार मेजोरिटी में होती है, मेजोरिटी में होती है तो इस ऑर्डिनेंस का, इस आर्टिकल का बहुत ज़्यादा मिस यूज होता है। इंदिरा गांधी मेजोरिटी में थी, खूब यूज की। मोदी जी मेजोरिटी में थे 2014 से लेके 24 तक, अब देखेंगे तो खूब मिस यूज हुआ। लेकिन अब उनकी बहुमत कम है मेजोरिटी, इसलिए अब इसका यूज नहीं होगा, नहीं देखने को मिलेगा। ये ट्रिक है याद करने का। तो देखिए 6 वीक जो है आपको पार्लियामेंट्री क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट स्टार्ट होने से पहले उसको रेटिफिकेशन कराना है, नहीं तो फिर क्या होगा, अपने आप ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक, लैप्स हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक ना, तो चलिए थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए, और इसको हम कहेंगे जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं उस आर्टिकल को नोट डाउन कर लीजिए, और यही परीक्षाएँ पूछा जाएगा। ठीक ना, जो आर्टिकल न्यूज़ में रहते हैं वही परीक्षाएँ पूछा जाता है। पोल्टी इसलिए सबसे आसान, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा बहुत किताब पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आर्टिकल याद है, आर्टिकल वही आर्टिकल हम भूल जाते हैं लास्ट मोमेंट पर, क्योंकि हम
बुक पढ़ने के चक्कर में आते हैं, लेकिन करंट अफेयर में वो आर्टिकल बार-बार आते रहते हैं, बार-बार आते हैं न्यूज़ पेपर में, बार-बार कोई ना कोई इश्यू आता रहता है और इस पर चर्चा होती रहती है और ये आर्टिकल अगर याद रहेगा तो आपको नंबर पॉलिटी में आसान से आप पूरा का पूरा कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।